एंशिएंट टाइम में डीमंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, जिसको रोकने के लिए सीड ऑफ लाइफ बर्फीले पहाड़ों से बाहर आ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से आम लोगों की मदद करता है। और जब खतरा खत्म हो जाता है तो वो सीड दोबारा से बर्फ में जम जाता है और फिर कई सालों के इंतजार के बाद वो सीड ऑफ लाइफ दोबारा से बर्फीले पहाड़ से बाहर निकल आता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो एक पहाड़ पे खड़े होते हैं। तो उन लोगों में एक हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम वांग हाओ होता है और उसके सामने खड़ा होता है सू हांग। तो सू हांग वांग से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर मेरी सिस्टर से मैरिज के ख्वाब देखना बंद कर दो। मगर वांग हाओ कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी में ही ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, तो अब मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ और जिस तरह तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो मुझे इससे सख्त नफरत है। और फिर वो उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को ये सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर तुम लोग उसे खुद भेजो, अगर वो खुद आकर मुझसे शादी से इनकार करेगी तो ही मैं उसे छोड़ूंगा। तो ये सुनकर सुहुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि तुम मरना चाहते हो। तो वांग पहाड़ के बिल्कुल किनारे पे खड़ा होता है और उसके पीछे एक बहुत ही गहरी खाई होती है। तो सुहान उससे कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो वांग उससे कहता है कि तुम सिर्फ सू फैमिली की पावर्स पर ही रिलाई करते हो, उनके बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। और हाँ, अगर मैं आज मर गया तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। ये कहने के बाद वो उस पहाड़ से कूद जाता है और नीचे गिरते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद सुहान अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ वांग नीचे गिरते हुए कहता है कि अगर मुझे दूसरी लाइफ मिली तो मैं दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को अपने हाथों से मारूंगा और इस दुनिया में हर तरफ अमन और शांति कायम करूंगा। तो ये कहते ही सब कुछ अचानक से वहीं पे रुक जाता है और फिर आसमान से एक बिजली कड़कती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तो उस बिजली के टकराने से वांग एक अलग ही दुनिया में आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है कि ये क्या है, कहीं मैं अपनी नॉलेज ऑफ सी में तो नहीं आ गया। मगर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वही सीड ऑफ लाइफ नज़र आता है जिससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो वो उसे देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल प्योर लग रहा है और वो जैसे ही उसे टच करने की कोशिश करता है तो उस सीड से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के वांग की बॉडी में ट्रांसफ़र होने लगती है। जिसके बाद वांग अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करने लगता है और उसी के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक मास्टर को जो कि अपने डिसाइपल से कहता है कि तुमने वांग को पहाड़ की बिल्कुल बॉटम से उठाया है, वो भी इतनी ज़्यादा बारिश में। और फिर वो उसकी तरफ देख कर कहता है कि आखिर आज सुबह तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ गई। तो उसका डिसाइपल कहता है कि मुझ में इसी तरह की एनर्जी हमेशा होती है। और फिर वो अपने मास्टर से कहता है कि जल्दी करें और यंग मास्टर को उठाएं, वरना हमें ओपनिंग सेरेमनी में फिर से देर हो जाएगी और वो रॉयल फैमिली हमें लात मार के वहाँ से बाहर निकाल देगी। तो मास्टर उससे कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। और फिर अचानक से उन्हें बहुत ही पावरफुल एनर्जी फील होने लगती है, जिस पर ज़ो शेन मास्टर से कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ, मगर मास्टर उससे रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वांग को। वांग अपने रूम में ही कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो पावरफुल एनर्जी उसकी बॉडी से ही रिलीज हो रही थी। तो जैसे ही वो कल्टीवेशन खत्म करता है तो वो कहता है कि क्या ये एनर्जी उस सीड ऑफ लाइफ की है। उस सीड की वजह से तो मेरी स्पिरिट दोबारा से रीशेप हो गई है और अब मुझ में बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ चुकी है और लगता है कि शायद मैं अब सुपरनेचुरल पावर के रियलम में आ चुका हूँ। और क्योंकि अब गॉड ने मुझे ये एक मौका दिया है तो मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा और मैं दोबारा से प्रैक्टिस शुरू करूंगा और मैं उन सब लोगों से अपना बदला लूंगा जिन्होंने मुझे मेरी पास्ट लाइफ में बहुत तंग किया है। ये कहने के बाद वो अपने रूम से बाहर आने लगता है तो बाहर मास्टर और ज़ुओ शेन दोनों खड़े होते हैं और वो वांग से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो उन्हें कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मास्टर उसके पास आते हैं और उसके हाथ को पकड़कर चेक करते हैं तो उन्हें फील होता है कि वो स्पिरिट ऑफ लाइफ दोबारा से वापस आ चुका है और उसकी वजह से इसकी बॉडी अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और फिर वो कहता है कि मैंने बिल्कुल सही सोचा था, वो सीड ऑफ लाइफ उसके बेटे को ही मिलेगा। ये कहने के बाद वो उन लोगों से कहता है कि आज दिन बहुत ही ज्यादा गर्म है, मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो वांग को शक हो जाता है कि शायद मास्टर को कुछ ना कुछ मेरे बारे में पता चल चुका है। और फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है एक लड़की भागते हुए वांग की तरफ आ रही होती है और आकर उससे लिपट जाती है और उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम पहाड़ से नीचे गिर गए थे, तो ये सुनते ही मैं फौरन से तुम्हारे पास भागती हुई आई हूँ। और फिर वो उसे देखने लगती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। मगर दूसरी तरफ वांग, उसके गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे, मगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और उससे कहता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम तो मुझे इतने सालों के बाद नजर आई हो। अगर ये ओपनिंग सेरेमनी ना होती तो शायद मैं तुम्हें कभी देख ही नहीं पाता। तो उसकी सिस्टर कहती है कि मैं हमेशा अपने घर में ही रहती हूँ और मैं अपनी प्रैक्टिस कर करके बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ, मगर अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ तो मैं अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक तुम्हारे साथ रहूंगी और हम लोग अब हर रोज़ मिला करेंगे। तो वांग उससे कहता है कि तुम बहुत ही शरारती हो गई हो। जिसके बाद हम देखते हैं एक शख्स अचानक से उनके घर में आ जाता है और उनसे कहता है कि
मैंने तुम्हें 3 दिन का टाइम दिया था, तुम लोग अभी तक इस घर से बाहर नहीं गए। और फिर वो उनसे कहता है कि तुम लोअर क्लास लोग हो तो तुम्हें लोअर क्लास लोगों के साथ ही रहना चाहिए। तो वांग की सिस्टर उससे कहती है कि तुम वांग फैमिली के यंग मास्टर के साथ इस तरह कैसे बिहेव कर सकते हो। तो वो मोटा कहता है कि ये है मास्टर, ये सांस लेने के अलावा और कर ही क्या सकता है। और फिर उस लड़की से कहता है कि तुम आखिर कहाँ से आई हो। तो उस मोटे का एक चमचा उसे बताता है कि ये लड़की भी वांग फैमिली से है और ये इस मर्तबा इस सिटी में अपने भाई को देखने के लिए आई है। तो वो मोटा वांग से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा घटिया इंसान हो। तुम एक स्कर्ट पहने हुए लड़की के पीछे छुप रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये लड़की तुम्हें बचा लेगी। तो ये बातें सुनकर वांग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी सिस्टर को रोकते हुए कहता है कि इनसे मुझे निपटने दो। तो मोटा उसे कहता है कि क्या तुम लड़ना चाहते हो? तुमसे ज्यादा हाई स्टेटस तो एक कुत्ते का है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो वांग जाओशेन से कहता है कि जाके दरवाज़ा बंद कर दो। तो जाओशेन फौरन से जाके दरवाज़ा बंद कर देता है। तो ये देखकर वो मोटा अपने चमचों को जाओशेन की तरफ भेजता है, मगर जाओशेन उन दोनों को ही सिर से पकड़ के ज़मीन से लगा देता है। तो मोटा वांग से कहता है कि तुम आखिर दरवाजे बंद करके क्या करना चाहते हो। तो वांग उससे कहता है कि ये दरवाजा तभी बंद होता है जब हम किसी कुत्ते की पिटाई करते हैं। तो वांग की इस बात से उस मोटे को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से एक्टिवेट करता है और उस पर अटैक करने के लिए सीधा उसकी तरफ आता है। तो वांग उसके पंच को अपने एक हाथ से ही रोक लेता है, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम तो एक यूजलेस लड़के हो। और वो दोबारा से उसे पंच मारने की कोशिश करता है, मगर वांग उसे डॉज कर लेता है और फिर वो उसका पंच पकड़ के उसे एक जोर से किक मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल आता है और वो घुटनों के बल आ जाता है। और फिर वांग उसका हाथ पकड़ के उसकी कलाई को मोड़ के तोड़ देता है और फिर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल आता है। मगर वो मोटा अब भी अपनी जिद पे कायम था और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तो वांग उसके चेहरे पे थप्पड़ों की बारिश कर देता है। तो मास्टर एक जगह लेटे हुए ये सब कुछ देख रहे थे और वो कहते हैं कि लगता है वांग अपने सारे बदले लेकर रहेगा। तो वांग उसे मार मार के उसका मुंह को लाल कर देता है और फिर जाओशेन से कहता है कि अब दरवाजे खोल दो। तो जाओशेन उन दोनों चमचों को उठा के दरवाजे पर फेंकता है, जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है। और फिर वांग उस मोटे को एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो उस दरवाजे से बाहर जा गिरता है। और फिर वांग कहता है कि लगता है इस मोटे के मास्टर से मिलने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।